हेलो, नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, आशा व उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। टीटी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, साथ में विस्तृत सिलेबस भी आ गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सिलेबस विज्ञप्ति के बारे में देखा होगा। नहीं भी देखा है तो हम यूट्यूब पे क्लास डाल देंगे। एग्जाम एजुकेशन अड्डा चैनल का नाम है, उस पे जाकर आराम से देख लेना कि क्या-क्या इसके अंदर कौन-कौन सी भर्तियों को शामिल किया गया है, कब से फॉर्म शुरू होंगे, कब लास्ट डेट है और क्या-क्या सिलेबस है, उसकी विस्तृत सेशन हम यूट्यूब पर डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल के बारे में। तो साथियों, सेल कोशिका और कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? सेल का निर्माण। तो सेल को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। और सेल बनता है साइटो से। किससे बनता है? साइटो का मतलब ही साथियों कोशिका होता है, सेल का मतलब ही कोशिका होता है। साइटो, साइको मत समझ लेना, साइको का मतलब होता है मनोविज्ञान, लेकिन यहाँ पे याद रखना है साइटो। साइटो का मतलब होता है कोशिका, कोशिका। और साइटो से ही बनता है साइटोलॉजी। क्या बनता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का मतलब है साथियों अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, का अध्ययन। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन क्या बना, यानी कोशिका शब्द साइटो से बना है और साइटो से फिर साइटोलॉजी बना है। कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। यानी कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। शब्द बना है साइटो से और साइटो से ही क्या होता है? कोशिका। तो साइटो का मतलब कोशिका, यानी साइटो शब्द से कोशिका का निर्माण हुआ और फिर साइटोलॉजी लग गया तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना और साइटो का मतलब कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साथियों, इसके खोज व जनक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। अब रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, वो की थी 1665 में। साइंस में बहुत कम चांस होते हैं कि वो आपको डेट पूछे, लेकिन यानी रॉबर्ट हुक, सेल जब हम पढ़ते हैं तो यानी एनसीईआरटी आरबीसी बुक में ये दे रखा है कि कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई। रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी। और फिर एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन क्या आता है? जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो साथियों, जीवित कोशिका कोशिका की खोज लियोन होक के द्वारा की गई। अगर आपको मर्त कोशिका की खोज पूछे तो मर्त कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की। कोशिका की खोज पूछे तो भी रॉबर्ट हुक बताना है 1665 में। अगर मर्त कोशिका की खोज पूछे तो भी रॉबर्ट हुक बताना है। अगर साथियों पूछे आपको कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो जीवित कोशिका की खोज एंटी लियोन हॉक के द्वारा की गई 1674 के अंदर। 1673 के अंदर। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तो अपन साथ साथ में लिख लेते हैं। कोशिका शब्द साइटो से बना। कोशिका शब्द साइटो से बना। कोशिका शब्द साइटो, साइटो से। और साइटो से क्या बनता है? साइटोलॉजी। इसका होता है कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन।
कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको साइटोलॉजी, या आप ध्यान में रखें। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट के द्वारा। वो कब की गई? 1665 में। याद रखना, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब की थी? 1665 में। और इसी से यानी एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना कि मर्द कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? मर्द कोशिका की खोज, और साथियों मर्द कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की। मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? जीवित कोशिका की साथियों जीवित कोशिका की खोज एंटी वॉन लियोनहोफ के द्वारा की 1674 में। लियोनहोफ 1674 में। 1674 में। यहाँ से क्वेश्चन यानी वनडे एग्जाम होता है, उसमें लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा, और जीवित कोशिका की खोज एंटीवन लियोनहोफ के द्वारा 1674 में। अब आपको समझना है, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेलें होती हैं। क्या होती हैं? सेल होती है। बॉडी के अंदर बहुत क्या होती है? सेल होती है। उससे पहले आप एक बात समझो, यानी अपन मकान बनाते हैं, क्या करते हैं? अपन जब मकान बनावा जब अपन इंटियांगी जरूरी हो है। क्या जरूरी हो है? इंटियांगी जरूरी हो है, क्रेशर की जरूरी हो है, बजरी की जरूरी हो है, सीमेंट की जरूरी हो है। तो अपन मोटा मोटी याद रखना है, यानी सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? अगर ईंट नहीं होगी, अब सीमेंट ना हो, क्रेशर ना हो, तो आप माटी ही काम चलासका कौन चलासका? क्योंकि आजकल जोड़ा में चिकनी माटी आवे, गाँव भी मकान बनाए। लेकिन अगर ईंट ना हो तो मकान बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो मकान की सौ छोटी इकाई क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट है। तो बड़ी सारी ईंट मिलके क्या को निर्माण करेगी? कमरा को। क्या करेगी? कमरा को। और बहुत सारा कमरा मिलके किसको निर्माण करेगा? यानी घर का निर्माण करेंगे। तो घर की सौ छोटी इकाई क्या हुई? ईंट हुई। घर की सौ छोटी इकाई क्या होगी? ईंट होगी। यानी इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है ईंट। तो सबसे छोटी ईंट होती है। यानी ईंट ना हो तो हम मकान बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो सबसे छोटी इकाई बहुत सारी ईंट मिलकर कमरे को निर्माण करें, और दो चार कमरा मिलकर किंग निर्माण करें, घर को निर्माण करें। यही अपने शरीर के अंदर क्या है? सेल है। क्या है? सेल है, जना आप कोशिका बोला। और साथियों यानी कोशिका हर छोटी छोटी जगह पे, हर बॉडी के पूरे अंग में क्या होती है? सेल होती है। यानी पूरी बॉडी के अंदर अनेकों प्रकार की सेल होती। तो सेल है, सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई है, यानी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी बोल रहे हैं बॉडी की। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या बोले? कोशिका ने बोले। जी हाँ, घर की छोटी इकाई ईंट है, भी हमारी बॉडी की छोटी इकाई क्यों है? कोशिका है। यहाँ तक समझ में आयो? अब बड़ी सारी कोशिका मिलकर क्या निर्माण करेंगी? उत्तक बनाएंगी। क्या बनाएंगी? उत्तक बनाएंगी। जन आप इंग्लिश में टिश्यू बोलना। क्या बोला? टिश्यू। यानी बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। अब उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं साथियों? अंग। यानी कई सारा उत्तक मिलके एक अंग बना देगा। जी हाँ, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, यानी अंग बनाएंगे। और बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का।
और तंत्र हमारी बॉडी में जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, मादा जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, यानी बहुत सारे तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करेंगे यानी पूरी बॉडी का निर्माण करेंगे। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? कोशिका। इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। और साथियों, सी-टेट के अंदर यही क्रम पूछ लिया गया था कि सबसे पहले क्या बनती है? बॉडी के अंदर कोशिका बनती है। कोशिका से फिर क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। उत्तक से फिर क्या बनता है साथियों? अंग बनता है। अंग से फिर क्या बनता है? तंत्र बनता है। और तंत्र से फिर क्या बनता है? हमारा पूरा बॉडी यानी शरीर बनता है। अब हर चीज भगवान ने जोड़े में बनाई है। क्या? यानी साथियों, शरीर का अंदर क्यों है? जोड़ा हुआ है। और शरीर का अंदर के संसार का अंदर भी जोड़ा हुआ है। क्योंकि जोड़ा बिना काम चल को नहीं। कौन चल है? कई बार आप अपने दादा परदादा को सुना होगा कि भगवान जोड़ा ऊपरों ही बना के भेजा है। देख रहा है? ऊपरों ही बना के भेजा है। लेकिन मन्ना आज के टाइम में, आज की कल्चर ने देखूं तो मन इस लगे को नहीं तो ऊपरों ही बना के भेजा है। क्योंकि एक एक जोड़ा सा कई जोड़ा रहे हैं आजकल। एक जोड़ा में तो काम चल रहा को नहीं। क्या है? यानी बहुत सा जोड़ा है। और एक जोड़ा ने छोड़ दे, दूसरे जोड़ो तैयार रखे, दूसरे ने छोड़ दे, तीसरे ने तैयार रखे। लेकिन बॉडी के अंदर साथियों, बॉडी के अंदर ही उसी प्रकार जोड़ा है। लेकिन बॉडी के अंदर थोड़ा सा इसके अटके है, क्योंकि बॉडी में फिक्स जोड़े होते हैं। जैसे 2 आंख है, 2 ही नाक है, 2 ही कान है, 2 ही किडनी है। तो यानी हर चीज जोड़े में है। तो सेल से बनते हैं उत्तक, उत्तक से बनते हैं अंग, अंग से बनते हैं तंत्र, तंत्र से बनते हैं शरीर। यह बात थे, ध्यान में रखियो। तो यानी अपन आज के जमाना में जोड़ा है बहुत दूरी है। तो यह जोड़ा कद खराब कर देगा बेरो कौन पट्टा वो। अब अपन बात करते हैं साथियों कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। तो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका होती है। क्यों है साथियों? यानी सौ छोटी है कोशिका, मतलब बहुत सारी कोशिका मिलके के निर्माण करेंगी? उत्तक, उत्तक को निर्माण करेंगी। और बहुत सारा उत्तक मिलके के करेगा? अंग को निर्माण करेगा। और बहुत सारा अंग मिलके के अंग को निर्माण करेगा? तंत्र को निर्माण करेगा। और बहुत सारा तंत्र मिल जाएगा जो के बनेगो? शरीर बनेगो। तो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अब अपन बात करते हैं एक कोशिका से बने जीवों की। और एक कोशिका से बने जीव, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव है, निम्न में से बहुकोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव की बात करें तो साथियों, एक कोशिकीय जीव में अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, क्लाइमेडोमोनास होता है। तो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव में यह नाम ध्यान में रखना था ना, एक कोशिकीय जीव यानी जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। क्लाइमाइडोमोनास, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे के सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अब बात करते हैं साथियों अपन कोशिका सिद्धांत की। और कोशिका सिद्धांत जिस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था उसका नाम था स्लाइडन एंड स्वान। क्या? स्लाइडन एंड स्वान। और उन्होंने पादप जंतु की शरीर के अंदर अनेक सारी कोशिकाएं देखी और उन कोशिकाओं से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। उन्होंने बताया कि पादप जंतु का शरीर क्या बना होता है? कोशिका से बना होता है।
और वही क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका क्या है, आनुवांशिक इकाई है। क्या है, शरीर की जो प्रत्येक सेल होती है वो क्या होती है, आनुवांशिक इकाई होती है। ये बात भी आप अच्छे तरीके से, हाँ? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोशिका सिद्धांत बताने वाला कौन था। तो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा बताया गया था। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत इसके द्वारा, स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा, स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा, स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। और इन्होंने ही क्या बताया था कि पादप जंतु की जो कोशिकाएं हैं वो अनेक क्या करती हैं, उत्पाद बनाती हैं। पादप जंतु की शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं, बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं। पादप व जंतु, और कोशिकाएं क्या होती है, शरीर की क्या होती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका क्या होती है, आनुवांशिक होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका आनुवांशिक होती है। शरीर की, शरीर की प्रत्येक कोशिका आनुवांशिक होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका आनुवांशिक होती है। प्रत्येक कोशिका क्या होती है, बात आप भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं साथियों, यानी वनडे एग्जाम में लगभग एसएससी है, आर्मी है, में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शरीर के सबसे, सॉरी, संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या हो। तो साथियों संसार में, ऑल ओवर संसार में पूछे तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि संसार के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो क्या बताना है, तो मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका है सप्रम, जो है सप्रम जन शुक्राणु बोला। और मानव के सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो क्या बताना है, अंडाणु, जिसको ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे से बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिका पूछे, छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जिसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से पादप जगत का जोकर कहा जाता है। क्या जोकर कहे जाए, पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर। यानी थाने पूछा है क्या पादप जगत में जोकर कौन है, तो पादप जगत में जोकर है वो माइकोप्लाज्मा है। यही सबसे छोटी कोशिका है। क्या है, यही सबसे छोटी कोशिका है। अब साथियों बात करते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका की। मानव में सबसे छोटी, मानव में, मानव में सबसे,
मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछा है तो याद रखना है क्यों है। मानव में सबसे छोटी कोशिका है सप्रम, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। सप्रम, इसको शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु बोले। और मानव में सबसे बड़ी हो है बाकी हो है अंडाणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव में सबसे अंडाणु, इसको ओम बोलते हैं। ओम अंडाणु। अंडाणु होते हैं साथियों ये महिला में होते हैं, और शुक्राणु होते हैं ये पुरुष में होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष में होते हैं। ये बात भी आप अच्छे तरीके। अब साथियों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? साथियों सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। और साथियों राज की बात यह है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सेल विभाजन नहीं। एम के को नहीं है साथियों, एंग अंदर सेल विभाजन को नहीं है। सेल विभाजन को मतलब हुआ है यानी सेल क्या करती है? अलग अलग विभाजन करती है। मान लीजिए यह अंग क्षतिग्रस्त हो गया, क्या हो गया? यह अंग क्षतिग्रस्त हो गया तो इसकी पास वाली सेल है वो क्या करती है? विभाजन करती है, और जहां पे अंग है वो क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे क्या हो जाती है? यानी यह रिकवरी कर लेती है। तो मेरे कहने का मतलब होता है कोशिका में क्या होती है? रिकवरी करने की हैबिट होती है, यानी सबसे ज्यादा क्या करती है? सेल रिकवरी करती है। जिस अंग का यानी जो अंग क्षतिग्रस्त हुआ है उसको फिर रिकवर करने का काम किसका होता है? सेल का होता है। और न्यूरॉन क्या है? सबसे बड़ी सेल है। लेकिन इसकी राज की बात है न्यूरॉन के अंदर कोई भी प्रकार का विभाजन नहीं। पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन सेल एक ऐसी सेल है जहां पे विभाजन नहीं होता। अब यह होती है मस्तिष्क के अंदर। छठा हुआ साथियों आ सिरगा मायनी हुआ है और अंग अंदर विभाजन को नहीं हुआ। अब विभाजन को नहीं हुआ है तो यानी अब यहाँ थे या कोगा का तो फिर ब्रेन कैंसर क्यों बना है? क्योंकि कैंसर की परिभाषा क्या है? यानी अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, यानी कोशिकाओं में अगुणन वृद्धि हो जाती है। गुणन तरीके से क्या होती है? मल्टीपल तरीके से अगर वृद्धि हो गई तो क्या होता है? कैंसर होता है। तो कैंसर की परिभाषा अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर। अब थे या कोगा कि अगर सिरगा मायनी न्यूरॉन हो है और बिया मानव की सबसे लंबी सेल भी कौन सी है? न्यूरॉन है, और अंग अंदर विभाजन को नहीं है तो क्या थे या कोगा का फिर मस्तिष्क का अंदर कैंसर क्यों है? तो बोला फलानी का तो ब्रेन कैंसर हो, तो फिर वो ब्रेन कैंसर क्यों हो? क्या थे तो यहाँ को भाई कोशिका में वृद्धि हुआ जब कैंसर हुआ। बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन साथियों 90% क्या होता है? इसमें न्यूरॉन होता है मस्तिष्क के अंदर, लेकिन 10% होती है गीलियल सेल। 10% सेल है क्यों है? गीलियल सेल है। साथियों आ गीलियल सेल ही क्या करे है? कोशिका में विभाजन करे और विभाजन कर गए या मल्टीपल तरीकों के कर ले वृद्धि कर या मल्टीपल तरीके से वृद्धि है तो फिर क्या होता है? कैंसर हो, उसको ब्रेन कैंसर के नाम। तो 90% सिरगा मायनी न्यूरॉन सेल है और बांग अंदर विभाजन को नहीं है, लेकिन 10% सेल है कौन सी है? गीलियल सेल। और गीलियल सेल में क्या है साथियों? विभाजन हो है। ए लिए मस्तिष्क के अंदर जो कैंसर है वो 10% सेल का ही कारण है, सेल को नाम है। अब 10% का सेल कातरी थाने के कह पुलिस सारा के कह और की चीज से लगाओ न लगाओ साधन चलाता है सारा हेलमेट होना जरूरी है। क्या है? हेलमेट होना जरूरी है। आप सिर के अंदर चोट मारोगे यानी कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जोर से चोट मारोगे अगर वो चोट गीलियल सेल तक नहीं गई है तब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी भगवान ने अगर आपको लंबी सांस दी है तो जब तक चोट है वो गीलियल सेल तक, तब तक आपका कुछ
और जिस दिन गीलियल सेल के अंदर चोट लगी साथियों, आप रिसाइकिल बिन में चले जाओगे और रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दोगे, तो फिर यानी आपका इलाज परमानेंट हो जाए। तो 10% जो ब्रेन कैंसर बना है, ब्रेन को, वो एन गीलियल सेल के कारण बना है, और गीलियल सेल 10% ही हुआ है, 10%। तो न्यूरॉन सेल में क्या होता है, विभाजन नहीं होता, विभाजन विभाजन नहीं होता, ये बात भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। एक साथियों बॉडी में इसो भी पार्ट है, यानी एंग अंदर तो बॉडी के अंदर वो पार्ट तो इश्यू है जंग अंदर कोशिका विभाजन को नहीं हुआ है, और एक पार्ट इश्यू है जंग अंदर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, और बैंक कोशिका बैंक नाम है लीवर, इसको यकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बैंक अंदर क्यों है, बैंक अंदर सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर कोशिका विभाजन साथियों, वो पार्ट एक इश्यू पार्ट है, तो यानी उसके अनेक सारे काम होते हैं, क्या होते हैं, अनेक सारे काम। सबसे ज्यादा विभाजन करने वाला शरीर का अंग कौन, तो सबसे तेज विभाजन करने वाला क्या, सबसे तेज विभाजन, तेज विभाजन होता है लीवर में। लीवर का एक अंग नष्ट हुआ तो यानी तुरंत ये क्या कर लेता है, विभाजन कर लेता है, और उसकी क्या कर लेता है, सबसे ज्यादा विभाजन को इसमें होता है। अब साथियों बात करते हैं, ये जो कोशिका होती है, ये सभी जैव क्रियाओं की क्या है, मूलभूत इकाई, जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई, जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई, जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई, मूलभूत मूलभूत इकाई, जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई कौन होती है, कोशिका ही होती है। अब अपन बात करते हैं, तो आपने नाम सुना होगा, यानी नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो पूर्ववर्ती कोशिका से मतलब है, मान लीजिए लीवर का एक पार्ट इमेज हो गया, तो लीवर क्या करेगा, तुरंत विभाजन करेगा, यानी पास वाली सेल से तुरंत विभाजन करेगा, और विभाजन जैसे ही करेगा तो जो नष्ट हुई जो सेल है वो क्या कर लेती है, तुरंत रिकवरी कर लेती है। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, और यह बात किसने बताई सबसे पहले, यानी रुडोल्फ विर्चो के द्वारा यह बताया गया था। और इसमें भी किसके अंदर ये खोजा गया था, तो ओमन्यू सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये बात बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने, इसको कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, सेलुला ई ओमनी सेलुला सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, और यह बताया था रुडोल्फ
विर्चो द्वारा, रुडोल्फ विर्चो द्वारा ये बताया। नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका, यह बताया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। अब अपन बात करते हैं साथियों, यानी कोशिका के मापने की इकाई होती है, उसको कहते हैं माइक्रोमीटर। यानी कोशिका को जिस इकाई से मापा जाता है उस इकाई का नाम है माइक्रोमीटर। क्या नाम है? माइक्रोमीटर, कोशिका के मापन की इकाई। का मापन इकाई, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। ये कोशिका को जिस उपकरण से मापा जाता है उसका नाम है माइक्रोमीटर। अब अपन बात करते हैं साथियों, कोशिका का जो सिद्धांत दिया था उसका नाम कौन कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो कोशिका का सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया उस वैज्ञानिक का नाम था नेगेली रुडोल्फ विर्चो। नेगेली रुडोल्फ विर्चो, कोशिका सिद्धांत का नाम। का सिद्धांत का नाम क्या है? रुडोल्फ नेगेली रुडोल्फ विर्चो, इनके द्वारा क्या दिया गया था? कोशिका सिद्धांत का नाम दिया गया। क्या था? कोशिका सिद्धांत का नामकरण किया गया। और साथियों, अपवाद की बात यह है कि यह सिद्धांत है वो वायरस की संरचना को नहीं समझा पाया, क्या नहीं कर पाया। यानी अण सारी बात बताई जो कोशिका के अंदर हुआ है, लेकिन अण के करो अण सिद्धांत है वायरस की जो संरचना है बेंगा बारे में कौन बताए? वायरस की संरचना के बारे में इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा। क्या? यानी जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था निगेली रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा यानी वायरस की संरचना के बारे में नहीं समझाया जा सकता। ये क्या हो गया? अपवाद। नोट लगा के लिख ले। इस सिद्धांत द्वारा वायरस की संरचना के बारे में यह बात आप ध्यान में रखना साथियों। यानी सारी बात बताई कोशिकाओं रिलेटेड, लेकिन वायरस की संरचना के बारे में वो यो भी कौन समझा। अब अपन बात करते हैं कोशिका की संरचना देख लेते हैं। यानी उससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रिक्तिका क्या होती है, तारकाई क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी क्या होती है। यानी कहने का मतलब है साथ, यानी इस प्रकार की होती है सेल। क्या होती है? इस प्रकार की होती है सेल। आता ना दिखाई दे आके है सेल है। ये बॉडी के अंदर हर जगह क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं। क्या है? बहुत सारी कोशिका। आप छोटा सा शरीर का एक छोटा सा भी पार्ट निकालोगे उसमें भी ये सारी की सारी संरचना था ना, सारी की सारी संरचना बिल्कुल मिलेगी। यानी उसके अंदर सेंट्रोसोम भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, एंडिकुलम रेटिकुलम जिसको अंतःपर्दीय जालिका बोलते हैं वो भी होगा, राइबोसोम जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं वो भी होगा, गोल्जी बॉडी जिसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं वो भी होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं वो भी होगा, वैक्यूल्स रिक्तिकाएं जिसके अंदर पानी 65% तक बॉडी के अंदर पानी भरा रहता है, ये वैक्यूल्स भी होंगे। न्यूक्लियर जो क्या करता है पूरे
इन सेल के जो कोशिकांग है उसको कंट्रोल करने का काम होता है वो न्यूक्लियस का होता है। और साथियों, जो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती या सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। और सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, इसको पूरे को ढके रखती है, झिल्ली जिसको बोलते हैं। यानी ये सारा का सारा कोशिकांग है। आपा सारा का सारा कोशिकांग के बारे में एक एक करके पढ़ांगा तो कौन सो कोशिकांग है वो सेल के अंदर के काम करे, कहेंगे पूरी डिटेल पढ़ांगा। तो आपा पहले अंग थोड़ा सो परिचय जान लिया। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव द्रव्य की, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और साथियों, ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये पादप व जंतु दोनों में होता है। क्या होता है? पादप व जंतु दोनों के अंदर होता है। और यह नाम दिया गया था, वो दिया गया था पुरकिंजो के द्वारा। तो प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजो के द्वारा, पुरकिंजो के द्वारा बताया गया था। और साथियों, यानी ये जो पुरकिंजो होता है, इसमें जेली समान क्या होता है, पदार्थ होता है। जेली समान पदार्थ होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का। क्या यानी इनको सबसे पहले पुरकिंजो ने बताया, और पुरकिंजो ने यह बताया कि इसके अंदर एक जेली समान पदार्थ होता है। और इस जेली समान पदार्थ को ही क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का, सॉरी, जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। इस कोशिका द्रव्य में क्या मिला होता है, केंद्रिका द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है। तो कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य दोनों मिलते हैं, इसमें क्या मिलते हैं, कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, और ये जो दोनों मिलेगा तो कौन सा द्रव्य बनाएगो, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म। और इसके बारे में बताया था वो पुरकिंजो, क्या बताया था, पुरकिंजो के द्वारा बताया गया था। अब बात करते हैं साथियों कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है साथियों, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पादप तथा जंतु के दोनों के अंदर पाई जाती है। यानी पादपा में भी पाई जाए और जंतु में भी पाई जाए। और ये क्या होता है, यानी इसके अंदर प्रोटीन का बना क्या होता है, एक आवरण होता है, प्रोटीन का बना आवरण होता है। और इस प्रोटीन बने आवरण में ही क्या होती है, यानी बहुत सारी इकाइयां होती है जिसको कोशिकांग के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें ही क्या होते हैं, सारे के सारे, यानी ये आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्यों है, कोशिकांग है, क्यों है, कोशिकांग। ए थाने जो नाम दिखाई दे रहा है, ए सारा का सारा क्या है, कोशिकांग। और ए सारा का सारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन में। आपा साधारण भाषा में समझा तो आपा के लियाण जावा, बाजार में सब्जी लियाण जावा, के लियाण जावा, सब्जी लियाण जावा या फिर कोई और सामान लियाण जावा। तो क्या करा, अपन जिया कपड़े की दुकान पर गया या फिर सब्जी की रेडी पर गया, सब्जी की रेडी पर मान लो आप 1 किलो आलू ले लिया, आधे किलो हरी मिर्च ले ली, पाइयो टमाटर ले लिया। ऐसा करके यानी वो जो ठेले वाला होता है वो क्या करता है, एक थैली के अंदर डालता है। यानी उसको सुरक्षा देने के लिए आप आसानी से घर तक उस सब्जी को पहुंचा सको, यानी उसके लिए क्या देता है, वो आपको एक थैली देता है। थैली के अंदर क्या डाल देता है, टमाटर डाल देता है, हरी मिर्च डाल देता है, धनिया डाल देता है, लहसुन डाल देता है, सारा का सारा उसमें डाल देता है। अगर वजन ज्यादा हो गया, यानी जिस थैली में डाल के दिया उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो आलू है, हरी मिर्च है, गोभी है, प्याज है, वह सारा का सारा क्या है, भी जो थैली है बिंगा कोशिकांग है, क्या है, कोशिकांग। और बंगी रक्षा कुण करा है, वह थैली करा है। अब मान लीजिए उस थैली के अंदर भार ज्यादा हो गया तो फिर क्या करता है, यानी वो ठेले वाला डबल थैली देता है, दूसरी थैली दे। आपा के कहा आ थैली पाट जाएगी, भार ज्यादा होगी, दूसरी थैली। अब दूसरी थैली दो जब बन के बोले, यानी बा क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, उसको बोलते हैं सेल वाल। यही क्यों है, पादपा में है, पादपा में यानी एक झिल्ली होती है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं।
अगर डबल मजबूत झिल्ली होगी इसका मतलब क्या है, कोशिका भित्ति, जिसको क्या कहते हैं, वाल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। या वाल मेम्ब्रेन क्यों का दीवार हो वह मोटी हो मजबूत हो बी क्या है, यानी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। यानी बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और यह सेल मेम्ब्रेन जब डबल झिल्ली युक्त हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति, क्या कहेंगे, सेल वाल कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। और ये साथियों ओनली कोशिका भित्ति होती है वो ओनली पादपों में होती है। जो है कोशिका झिल्ली है वह पादप या जंतु दोनों में होगी। यानी कोशिका झिल्ली होती है ये पादप प्लस जंतु दोनों में होती है, पादप प्लस जंतु दोनों में होती है, यह बात ध्यान में। लेकिन कोशिका भित्ति होती है वो किसमें होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल होती है वो सिर्फ और सिर्फ साथियों पादपों में होती है। ये बात आप ध्यान में रखना, केवल पादपों, केवल पादपों। अब लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते। अब साथियों एंग अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो है, ये क्या करे, पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करे, पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करे। अब साथियों लाइसोसोम ये पूरे पाचक एंजाइम का काम करता है। मान लीजिए किसी सेल के अंदर कोई कोशिका अंग है वो कार्य करना बंद कर देता है, तब ये क्या करता है, यानी पाचक एंजाइमों का श्रवण करता है, और पाचक एंजाइम में प्रोटीन भी होती है, वसा भी होती है, तो ये क्या करता है, वहां से रिकवरी कर लेता है, क्या कर लेता है, रिकवरी कर लेता है। ये जहाँ पे जो कोशिकांग नष्ट हुआ है उसको क्या कर जाता है, अपघटित करके गला देता है। इसी भाषा में आप समझागा। मान लीजिए यो मेरो हाथ है, एंग अंदर या सेल है, या सेल के अंदर कोशिकांग है या माइट्रोकॉन्ड्रिया है, वो खत्म हो गयो, तो वो खत्म हो गयो, ये थोड़ी है वो खत्म हो गयो जो उरी पड़े रहेगो, यानी ऐसा नहीं होता बॉडी के अंदर। तो फिर क्या करता है, ये लाइसोसोम काम करता है। लाइसोसोम क्या करेगो, एंग अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो है ये साथियों खतरनाक एंजाइम हो है, और खतरनाक जी क्या करेगो, ये रिलीज करेगो, तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया आपनों के होए है नष्ट होए है पहले क्या कर जाओ, ये खा जाओ, चट कर जाओ, तो यहाँ से ये क्या हो गया, साफ हो गया, क्या हो गया, साफ हो गया। लेकिन जो इसके पास वाली सेल है वो क्या करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करके तुरंत दूसरा माइट्रोकॉन्ड्रिया बना देती है। यहाँ तक आपके समझ में आया। इसी प्रकार यह होता है लाइसोसोम। और कई बार क्या है, सेंट्रोसोम कहते मैं ही काम कौन करूं, साइटोप्लाज्मा कहते मैं ही काम कौन करूं, एंटिकुलम रेटिकुलम कहते या आ बोल दे मैं ही कौन करूं, राइबोसोम कर दे मैं ही कौन करूं, गोल्जी बॉडी, यानी ये सारा कहते मैं तो काम कौन करा, हड़ताल पर क्या करा, मैं तो हड़ताल पर अब तने जो करना है वो कर दे। तो फिर क्या है, लाइसोजाइम ना आवाज आड़ है, क्या है, लाइसोजाइम ने गुस्सो आ जा जो क्या करा, अपना आपका कपड़ा फाड़ ले। या कई बार गुस्सो आवाज आदमी क्या करा, गुस्सा मानी कपड़ा कौन फाड़ लेगे, एन गुस्सो है, ए सारा काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, एन गुस्सो आ जा, और गुस्सो आ जा क्या करा, वो आपको ही सुसाइड कर ले। यानी एंगो कोई कहनो कौन माने, कहनो न माने जो क्या करा, यानी आपकी खुद ही क्या कर लेता, आत्महत्या कर लेता है, यानी फट जाता है। और फटने के बाद इसके अंदर जो अपघटित एंजाइम रिलाइज हो जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी सेल के अंदर फैल जाती है, और जितने भी सेल है उसको गला देने का काम कौन करेगा फिर, क्या है, इसलिए इसको एटम बम के नाम से भी जानते हैं, एटम बम के नाम से भी जानते हैं, एटम बम, एटम बम, आत्मघाती थैली। अब थाने कोई पूछे आपा रट तो लिया एन आत्मघाती थैली का, लेकिन आपा नहीं कौन बेरो एंगो कार्य क्यों है, एन आत्मघाती थैली क्यों का, आज के बाद में थे बता दो, थाने कोई पूछे गो का आत्मघाती लाइसोसोम ने आत्मघाती थैली क्यों का, आज के बाद में बता दोगा ना भाई। मैंने एकदम सिंपल भाषा में समझाया है कि किस प्रकार ये आत्महत्या करता है, यानी सारा का सारा हड़ताल पर चल जाए, एन गुस्सो आ जाए, गुस्सो आ जाए क्या करा, यानी अपना आप ही फट जाए, एन इसलिए इसको बोलते हैं एटम बम, क्या बोलते हैं। अब साथियों बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस की। यह क्या होता है, केंद्रक। अब साथियों जिस प्रकार हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करने का काम ब्रेन होता है, जिसको सीपीयू बोलते हैं, बॉडी का सीपीयू ब्रेन, उसी प्रकार जैसे कंप्यूटर का होता है सीपीयू, उसी प्रकार बॉडी का होता है ब्रेन, उसी प्रकार सेल का होता है ये सेंटर। ये क्या करता है, यानी देख रेख करता है, सारा अंग है वो प्रॉपर तरीकों काम कर रहा है।
वो काम क्यों है न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके जो बाहर जो झिल्ली होती है उसको न्यूक्लिक सेल क्या बोलते हैं, नाभिकीय झिल्ली बोलते हैं, नाभिकीय झिल्ली। और इस ये वैक्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, पानी होता है, पानी भरा रहता है 65%। और माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहा जाता है, शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह क्यों कहे, यानी ये सारा का सारा क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा के द्वारा 38 एटीपी रिलीज करता है। एटीपी का मतलब होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यानी 38 एटीपी का निर्माण कौन करेगा, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया करेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और ये क्या करता है, यानी जहाँ पे जिस कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये क्या करता है, वहाँ पे ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब गोल्जी बॉडी, एन के क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, ट्रैफिक पुलिस, यातायात परिवहन प्रबंधक या यातायात प्रबंधक। अब एन क्यों का, साथियों पूरी बॉडी ने ऊर्जा चाहिए, चलना तो पैरा ने ऊर्जा चाहिए, बोलना तो जीभ ने ऊर्जा चाहिए, दिखा तो हाथ ने ऊर्जा चाहिए। अब कन कट्ठे ऊर्जा की जरूरी है, कन कितनी मात्रा में ऊर्जा की जरूरी है, वो सारो को सारो देखना काम क्यों है। यानी देखता तो क्या है न्यूक्लियस, लेकिन बठे पहुंचाना काम किया है गोल्जी बॉडी को है। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, चौराहे पर खड़ा रहे और बस साधन आवे तो आधा इन्हें साधन भेजबो करें, आधा इन्हें भेजबो करें, यानी बठे जाम लागणु रोके, क्या करें, जाम लागणु रोके। भी गोल्जी बॉडी को कार्य है। यानी अब मैं पढ़ा रही हूँ तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरी किसको है, यानी मेरी जीभ को है। क्या है, मेरी जीभ को है। क्यों, लगातार जीभ क्या कर रही है, बोल रही है। और जैसे अगर मान लीजिए ये गोल्जी बॉडी अगर यहाँ पे ऊर्जा की सप्लाई नहीं कर पाता है जीभ, मेरी जीभ के कार्य करना बंद कर देगी, कुल कर देगी। अब पैर है, पैर मेरे आराम से हैं, रिलैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पैर वाली ऊर्जा का बैलेंस जीभ में स्थानांतरण करता है। और अगर हाथ को जरूरी है तो हाथ के अंदर ऊर्जा का संचार करता है। यानी ये क्या करता है, जहाँ पे ऊर्जा की जरूरी होती है वहां पे ऊर्जा को पहुंचाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी, जहां तक आपके समझ में आया होगा। एक होता है अंतःप्रदिवी जालिका, अंतःप्रदिवी जालिका। ये साथियों दो प्रकार की होती, दो भाग होते हैं। इसको एक बोलते हैं रफ और दूसरे को बोलते हैं स्मूथ, चिकनी। एक होती है रफ और दूसरी होती है चिकनी। अब चिकनी होती है, उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम अनुपस्थित होते। अब राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये क्या होती है, चिकनी होती है। क्योंकि प्रोटीन होता है, सॉरी लिपिड होता है, क्या होता है, लिपिड होता है, इसलिए ये क्या है, चिकनी अंतःप्रदिवी जालिका। तो यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे दिखाई नहीं दे रहा ना, इसका मतलब ये क्या है, चिकनी अंतःप्रदिवी जालिका। दूसरी तरफ ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। अब इसलिए यहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन होती है, इसलिए ये क्या भाग दिखाई देगा आपको, रफ भाग दिखाई, खुरदरा दिखाई देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रफ अंतःप्रदिवी जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफ अंतःप्रदिवी जालिका बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, यानी ये जो पूरा द्रव भरा रहता है, भाई आ बैग है मेरे कन, क्या है, आ बैग है, ए बैग में मेरे कन पानी की बोतल भी है, पेन भी है, रजिस्टर भी है। तो यानी अंदर थोड़ा सो सामान है, मैं ये टांगे चालूंगा तो क्या होगी, अब बाजेगी, बाजेगी कौन बाजेगी, बाजेगी। क्यों, क्योंकि अंदर सामान कम है। और साथियों अंदर मैं अगर सामान ज्यादा गाल लूँ, सामान ज्यादा गाल लूँ तो यह क्या करेगी, यानी बजेगी नहीं। जैसे जैसे किस प्रकार समझोगे, यानी अपन क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सामान लेके आते हैं, कंप्यूटर ले गया है आप, अगर लैपटॉप ले गया, अब लैपटॉप ले गया मैं थर्माकोल लगेड़ा है, थर्माकोल लगेड़ा यहाँ है ताकि रास्ते के अंदर बन कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, क्या ना हो, दिक्कत ना हो। अगर वो सीधो ही खुलो गाल के लिया तो क्यों है, यानी आखिरी यहाँ, आखिरी आने का कारण क्यों है, वो फूट सका है।
तो एंग लिए बेंगे सुरक्षा प्रदान करने खातिर के लगाड़ा है थर्माकोल लगाड़ा है, यानी बेंगे अच्छी पैकिंग करेडी है। ये आप फोन ले गया तो फोन की क्या है बहुत बढ़िया पैकिंग करेडी हुआ है ताकि रास्ते में उसका किसी प्रकार नुकसान ना हो। उसी प्रकार यानी इसके अंदर क्या होता है, द्रव भरा रहता है। उस द्रव क्या करता है, यानी पूरे पूरे कोशिकांग को एडजस्ट करके रखता है। अगर ये द्रव नहीं होगा तो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। और टकराएंगे तो फिर क्या होगा, यानी लाइसोसोम परेशान होगो, और लाइसोसोम परेशान होगो तो अनुसारण के रेस्ट कर दो। तो ओके करेगो, यानी इसके अंदर पूरा द्रव भरा रहता है ताकि अलग अलग जो कोशिकांग है वो अपना अलग अलग स्थान है वो निर्धारित करके। इसी प्रकार सेंट्रोसोम, इसके अंदर गुणसूत्र जैसे डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए के बारे में आप विस्तृत अलग सेशन में पढ़ांगा, तो सिर्फ इतना याद रखना था। इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है जिसमें डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यह बात आपको ध्यान में रखना। अब इन अलग अलग कोशिकांग की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कौन सा कोशिकांग कैसे कार्य करता है, ये तो मैंने बता दिया। अब इनका विस्तृत चर्चा है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।